नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है हिंदी रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम हिंदी के सभी टॉपिक को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कारक के बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग के बारे में हम बात करेंगे। उपसर्ग होते क्या हैं, कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, पहचानने के लिए आता है, किस तरीके से इनको पहचानते हैं, वो सारी बातें हम आज के वीडियो में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अब ऐसे भी आपसे पूछे जाने लगे हैं जहां पर आपको एक उपसर्ग दे देता है और कहता है बताओ ये कौन सी भाषा का उपसर्ग है, क्या ये संस्कृत का है, क्या ये हिंदी का है, क्या ये उर्दू का है। तो उन सभी उपसर्गों के बारे में जो महत्वपूर्ण है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, उनके शब्दों को देखेंगे ताकि आपके उपसर्ग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इस टॉपिक से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो उपसर्ग जो है आपके ये शब्द के आदि में लगता है, शब्द की शुरुआत में लगता है। ठीक है, ऐसे विशेष शब्द जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता ले आते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है प्रत्यय। ये किसी भी शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। प्रत्यय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, अगर हम उपसर्गों की बात करते हैं कि संस्कृत में कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो संस्कृत के ऊपर ही बनते हैं। संस्कृत के कुछ विशेष अगर हम उपसर्गों की बात करें तो जैसे अति, परा, परि, इस तरीके के आपके संस्कृत के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रति है ये सारे आपके संस्कृत के होते हैं। जब हम क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे तो साथ साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताते हुए चलूंगा। अगर हम संख्या की बात करते हैं कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में उपसर्ग 22 माने जाते हैं। ठीक है, आपको नंबर याद करने हैं और कौन कौन से होते हैं वो जो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको वो पता चल जाएंगे। ठीक है, दूसरे आते हैं हिंदी के। हिंदी के अगर हम उपसर्गों की बात करें तो कुछ विद्वान 10 को मानते हैं, कुछ इसे 13 को मानते हैं। आपने पहला रेफरेंस 13 को देना है। ठीक है, फिर आता है उर्दू। उर्दू में जो उपसर्ग माने जाते हैं, उर्दू यानी जो अरबी और फारसी के जो उपसर्ग माने जाते हैं वो उर्दू में ही आते हैं। टोटल इनकी संख्या 19 है, तो इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, ये कुछ संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पेपर में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। जो आपको यहां पर सेंटेंस दिया है प्रख्यात, ये एक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जब आपको उपसर्ग पहचानना होता है आप कोशिश करें उसका संधि विग्रह करने की। संधि विग्रह करने के बाद आपको 2 शब्द मिलेंगे। अगर पीछे वाले शब्द का कुछ अर्थ निकल रहा है, वो ऐसा नहीं है कि निरर्थक शब्द बन रहा है, अगर वो अर्थ वाला शब्द बन रहा है तो आगे जो उसके लगा है वो आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अगर आपने 2 शब्दों का संधि विग्रह किया, पीछे वाले का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, वो आपका निरर्थक है, तो वो आपका वहां पर जो आगे वाला है वो उपसर्ग नहीं होगा, वो उसी का पार्ट होगा। ठीक है, जैसे प्रख्यात दिया है तो प्र धन ख्यात। ठीक है, तो यहां पर ख्यात भी आपका एक शब्द होता है, ख्याति, जिससे हम जोड़ सकते हैं, तो प्र यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। प्रख्यात में अगर हम प्र की बात करें, हर उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है। इस प्र का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक। ठीक है, तो ख्यात यानी जानने वाला, प्रख्यात यानी कि जो बहुत ज्यादा जानने वाला है, बहुत ज्यादा फेमस है। प्र से बनने वाले आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, उनको मैं आपको बताते हुए चलूंगा ताकि आपको याद रहे कि किस तरीके के शब्द बनते हैं। प्र से आपका बनता है प्रदान, इसमें भी क्या है, प्र उपसर्ग है। प्रस्थान, प्रबल, प्रयत्न, प्रकृति, ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, इन सब में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और प्र एक संस्कृत का उपसर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए कैसा उपसर्ग प्रयोग किया जाएगा। कौन सा उपसर्ग हम इसके आगे लगाएं। आपको एक शब्द दिया है गमन,
इसमें कौन सा उपसर्ग लगाएं जिससे इसका उल्टा शब्द बन जाए। गमन का मतलब होता है जाना, चले जाना, ठीक है। इसमें कौन सा लगा सकते हैं, तो हम देखेंगे ऑप्शन बी। अगर आप इसमें आगमन लगा देंगे इसका मतलब होता है आना, तो उल्टा बन गया। आपको ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो गमन के साथ आपका आ उपसर्ग लगेगा। आ का अर्थ क्या होता है, आ का अर्थ होता है या तो समेत या तो तक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जो आ उपसर्ग के पूछे गए हैं पेपर में, जैसे आजीवन यानी जीवन तक, ठीक है। आरक्षण, ठीक है, ये भी आपके आ उपसर्ग से बना हुआ है। इसके अलावा आगमन जो हमने देखा, आकलन, ये सारे के सारे आ उपसर्ग से बने हैं और पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है। देखिए प्रतिकूल शब्द में अगर हम बात करें तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। देखते ही आप पहचान जाएंगे, संधि विग्रह भी करेंगे तो भी आप इसको ढूंढ लेंगे, ठीक है। प्रति उपसर्ग भी आपका संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है उल्टा या सामने, ठीक है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं प्रति उपसर्ग के जो पेपर में पूछे गए हैं, तो उनको लिख लीजिए। जैसे प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में भी कौन सा उपसर्ग है आपके, प्रत्यक्ष में भी आपका प्रति उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्येक, इसमें भी आपका उपसर्ग है। प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, प्रतिधन एक, ठीक है। तो पीछे वाले का मीनिंग है, अगर पीछे वाले का मीनिंग आ रहा है तो आगे वाला क्या हो जाता है, आपका उपसर्ग हो जाता है। तो प्रतिधन एक में पीछे वाले का मीनिंग है, आगे वाला आपका उपसर्ग हो जाता है। प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतिमान, प्रतिक्षण, ये सब आपके क्या हैं, ये सारे आपके प्रति उपसर्ग से बने हुए हैं। इनको याद करना है। पहचान का मैंने आपको बता दिया, आप उनको डिवाइड करके देखिए। पीछे वाले का अगर मीनिंग आ रहा है, कुछ उसका मीनिंग है, तो जो आगे लगा है वो उपसर्ग होगा। अगर मीनिंग नहीं आ रही है तो आगे वाला उपसर्ग नहीं होगा। और दूसरा, संधि विग्रह कीजिए, इजीली आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग को क्या कहा जाता है, उपसर्ग आपके क्या होते हैं, उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं, ठीक है। प्रॉपर शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इनमें से किस में उपसर्ग लगा हुआ है, देखते ही आप पहचान जाएंगे। उपधनकार, उपकार, तो उप यहां पर क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उप भी संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है निकट, या फिर कोई छोटी चीज को अगर हमें दर्शाना हो, कोई गौण चीज को दर्शाना हो, तो हम उप के साथ उसको लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उपमंत्री आता है, मंत्री से छोटा उपमंत्री। इसके अलावा उपदेश, उपभोग, उपवन, ये सारे उप के आपके उपसर्ग जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। बहुत बार विज्ञान शब्द आपसे पूछा जाता है। विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे, विधन ज्ञान, तो ज्ञान का अर्थ निकलता है, तो वी आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। वी का अर्थ अगर हम इस उपसर्ग की बात करें, इसका अर्थ होता है भिन्न, या तो अलग या फिर विशेष। तो विज्ञान में क्या है, विशेष ज्ञान, ठीक है। इसके अलावा विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, विरुद्ध, विकार, ये सब क्या हैं, आपके वी उपसर्ग से बने हुए हैं। और ऐसे शब्द जो मैंने बताया आपको, जिनका नाम मैंने लिया, ये सब पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। जो हम इनको देखते हुए चलते हैं। आपका विदेश, विलाप, क्वेश्चन बना देता है, बताइए वियोग में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, ठीक है। योग धन वी होता है ना, इसका वी धन योग, तो पीछे वाले का मीनिंग होगा तो आगे वाला उपसर्ग होगा, ठीक है। उपसर्ग सहित शब्द इनमें से कौन सा है, तो किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। आप देखिए जो प्रयोग है यहां पर, इसका संधि विच्छेद करिए, प्रधन योग, ठीक है। तो योग होता है, इसका एक अर्थ है, तो इसके साथ जो आगे लगा है ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसका कीजिए प्रधनतिमा, क्या होता है नहीं पता। मधन मता, नहीं पता। प्रस्ताव में कीजिए प्राधन स्ताव, तो ये शब्द पीछे वालों का कोई मीनिंग नहीं आ रहा। जब पीछे वालों का मीनिंग नहीं आएगा तो आगे वाला आपका उपसर्ग नहीं होगा। जब मीनिंग आएगा तो आपका आगे वाला उपसर्ग होगा। तो यहां पर किस में उपसर्ग लगा हुआ है, प्रयोग में लगा हुआ है, वो भी प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसे आपने याद करना है, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमानवीय में उपसर्ग क्या है।
तो देखिए अमानवीय में आपने उपसर्ग बताना है। अगर आपको संधि विग्रह करने में भी दिक्कत आती है, कुछ लोगों को नहीं आ पाता है, तो उसका एक और तरीका है। आप संधि विग्रह ना करें, आप इसको केवल बांट कर देखिए, इसके कुछ पीछे के हिस्से को हटा कर देखिए और तब देखिए कि क्या उसका कुछ मीनिंग आ रहा है। तो जितना आपने पीछे का हटाया उसका अगर मीनिंग आ रहा है तो जो आगे वाला बचेगा वो आपका उपसर्ग है। जैसे अमानवीय है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मानवीय को अलग कर लेते हैं, तो मानवीय का अलग अर्थ आ रहा है, तो इसी के साथ तो जुड़ा हुआ है ये वाला अ। तो इसका जब अलग अर्थ आ रहा है, जब हमने मानवीय को अलग करा, तो ये अ आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहचानना है। जैसे अगर हम अमा को लेकर चलें, तो हम मान के चलते हम इनको अलग कर लेते हैं। चलिए अमाधन, और इधर हमने नव्य को अलग कर दिया, तो ये कोई अर्थ नहीं दे रहा। जब अर्थ नहीं दे रहा तो ये उपसर्ग नहीं होगा। हमने मानवीय को अलग करा, ये अर्थ दे रहा है अपना, तो ये आगे वाला क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और वही हमको यहां पर पहचानना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दुर्जन में उपसर्ग कौन सा है। तो दुर्जन में फिर से वही कीजिए, शब्द को तोड़ने का प्रयास कीजिए। दुर्जन, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दुर्जन। ठीक है, तो आप देखेंगे जन के साथ ही तो हमने दुर लगाया, तभी तो ये दुर्जन बना। जन का अपना अर्थ भी होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा, दुर हो जाएगा। तो इसे आपने ध्यान रखना है। दो उपसर्ग हैं आपके, संस्कृत के हैं दोनों के दोनों। एक है आपका दुर, नीचे हलक का मतलब होता है कि ये रा यहां पर आदि है। ठीक है, और एक होता है आपका दुस। ठीक है, इन दोनों के कुछ विशेष शब्द हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो बहुत बार पेपर में आते हैं। दुर और दुस ये दोनों उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। दोनों का अर्थ सेम होता है, बुरा या कठिन। ठीक है, दुर की बात करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे दुर्गुण, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, ये सब किसके बने हुए हैं, दुर उपसर्ग के बने हुए हैं। दुष् वाले की बात करें तो दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कार, ये सारे के सारे आपके किसके बने हैं, दुष् के बने हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हमने दोनों के जो शब्द बने हुए हैं उनको यहां पर देखा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में नहीं हुआ है, चलिए देखते हैं। फिर से वही संधि विग्रह को छोड़िए, केवल आप शब्दों को तोड़ने का प्रयास करें। कुख्यात की बात करें तो कु और इधर आप लिखेंगे खयात। ठीक है, तो खयात मतलब जानने वाला, कुख्यात यानी कि जो बुरे कामों की वजह से जाना जाए। तो यहां पर पीछे वाले का अर्थ निकल रहा है, पीछे वाला एक निरर्थक शब्द नहीं होता। ठीक है, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। यही तो हमने बात करी। अगर पीछे वाले का कोई अर्थ बच रहा है, जिस शब्द को हमने अलग किया है उसके अलावा अगर बाकी का अर्थ निकल रहा है, वो कोई प्रॉपर शब्द है, तो आगे वाला उपसर्ग होगा। तो इसमें तो उपसर्ग है। कुचाल की बात करें तो हमने चाल को अलग किया कु से, तो चाल का भी अब शब्द होता है, चाल भी ऐसा निरर्थक शब्द नहीं है। इसी के साथ लगा है कु, तो ये भी आपका उपसर्ग हो जाएगा। कुलीन की बात करें तो कु के साथ हमने लीन को अलग कर दिया। लीन कोई भी ऐसा प्रॉपर शब्द नहीं है जिसका कोई विशेष अर्थ हो, तो यहां पर ये अलग होने पर पीछे वाला कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहा, वो एक निरर्थक शब्द है। और जब निरर्थक शब्द होता है, यानी ये जो कु है ये कोई उपसर्ग नहीं है, ये इसी का भाग है। ठीक है, तो यहां पर कुलीन में कोई उपसर्ग नहीं है। इजीली है कुयोग भी, जैसे योग और इसके साथ में हमने कु जोड़ा तो कुयोग, अलग अर्थ देता है योग अगर हम अलग कर देंगे। ठीक है, एक प्रॉपर शब्द है तो इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है। इस तरीके से आपने पहचानना है कि आप किसी भी शब्द में जहां पर आपको पहचानना है उपसर्ग क्या है, लगा है कि नहीं लगा है, आप केवल आगे के कुछ शब्दों को हटाने का प्रयास करें। फिर देखें क्या पीछे वाला कोई विशेष अर्थ देता है या कोई निरर्थक शब्द तो नहीं है। अगर निरर्थक शब्द नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आगे वाला उपसर्ग होगा जो आपने हटाया है। और अगर निरर्थक शब्द है तो आगे वाला उपसर्ग नहीं होगा, वो उसी का अर्थ या उसी का भाग होगा। ठीक है, कु की बात करें, कु आपका हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। ठीक है, अभी तक हम ऊपर संस्कृत के पढ़ रहे थे, ये हिंदी का है। इसके कुछ अगर हम बात करें अन्य शब्दों की, जैसे कुकर्म, कुचक्र, कुपुत्र, कुरंग, ये सारे के सारे किसके बने हुए हैं, कु उपसर्ग से बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फिर से वही करना है, आगे के कुछ भाग को हटाकर देखिए, आपको उपसर्ग मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहां से इसको हटाकर देखें, प्र और शन को अलग कर दें तो कोई शब्द नहीं बन रहा, यानी कि ये इसी का भाग है, कोई अलग सा उपसर्ग नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा
प्रश्न में कोई भी उपसर्ग नहीं है। प्रतिष्ठा की बात करें तो प्रतिधन इष्ठा से ये बना हुआ है, तो आपका जो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो प्रति उपसर्ग है। ठीक है। अधिकार की बात करें तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग है ये अधि यहाँ पर दिया है। संस्कार में आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। इनमें से किस शब्द में संस्कृत का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है आपने बताना है। देखिए, जो अनुजीवी है यहाँ पर, अनुजीवी में आपका अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। इसके अन्य शब्द होते हैं जैसे अनुचर, अनुकरण, अनुशासन, अनुज, ये सारे के सारे अनु से मिलकर बने हैं। अनु आपका एक संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है। अपशब्द की बात करें तो इसमें आपका अप जो है ये आपका उपसर्ग है, ये भी संस्कृत का है। जिसके अलग जो हम शब्दों की बात करें, अपभ्रंश होता है, अपव्यय होता है, अपकर्ष होता है, अपयश होता है, अपमान होता है, अपकीर्ति होती है, वो सब अप से बना है, ये भी संस्कृत का है। लाचार की बात करें तो 4 शब्द में जोड़ा गया आगे ला, तो ला भी आपका एक उपसर्ग है, लेकिन जो ला है ये एक उर्दू का उपसर्ग है। ठीक है। उर्दू या अरबी फारसी का उपसर्ग है। इससे बनने वाले अदर शब्द कौन कौन से हैं, तो जैसे ला परवाह है। ठीक है। एक शब्द होता है ना परवाह, उसके साथ हमने ला उपसर्ग जोड़ दिया, ला परवाह। इलाज के साथ जोड़ दिया तो ला इलाज। ठीक है। चार के साथ जोड़ दिया लाचार, वारिस के साथ जोड़ दिया लावारिस। ठीक है। जवाब के साथ जोड़ दिया लाजवाब, पता के साथ जोड़ दिया लापता। तो ला से बनने वाले ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, ला आपके उर्दू का एक उपसर्ग है। ठीक है। ये भी आपसे बनता है। नेक्स्ट है हमारा, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो इनमें से किस में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो आप देखेंगे आदरणीय में नहीं लगा हुआ है। आदर धन निय इसका संधि विक्रय होता है, तो आदर यहां पर अलग हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर आपका आ उपसर्ग नहीं है। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो उत्धन चारण होता है। यहां पर आपका संधि विच्छेद के बाद आपका जो उपसर्ग निकलेगा वो उत यहां पर होगा। ठीक है। इसे आपने ध्यान रखना है। उच्चारण में कौन सा होता है, उत होता है। ठीक है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसी तरीके से आपको पहचानने के लिए आते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द जो लगातार आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अत्यंत की बात करते हैं तो अत्यंत में आपका अति उपसर्ग लगा है। इसको अगर आप अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अंत बनता है। ठीक है। अंत का अपना अर्थ है, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अति भी आपका संस्कृत का एक प्रसिद्ध उपसर्ग है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जैसे अत्यधिक होता है, अतिरिक्त होता है, अत्याचार होता है, अत्युक्ति होता है, ये सब के सब आपके अति से बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, देखिए कर्म के साथ सु जोड़ दिया। सु एक उपसर्ग होता है, काफी फेमस उपसर्ग है और संस्कृत का है। ठीक है। तो कर्म के साथ सुकर्म हो गया, योग के साथ सुयोग हो गया, पुत्र के साथ सुपुत्र हो गया, लान के साथ मी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर कोई उपसर्ग नहीं है। इस तरीके से ही आपको पहचानना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखते ही आप पहचान जाएंगे, जो पराजय है, जय के साथ एक शब्द जोड़ा गया है पराजय, ये आपका क्या है, उपसर्ग यहां पर लगा हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए, जो संस्कार शब्द है, जो इस तरीके के शब्द होते हैं जहां पर आपके ऊपर बिंदी आती है, जैसे संस्कार है आपका, संपर्क है आपका, इसके अलावा संतुष्ट है आपका, इनमें आपका हमेशा जो उपसर्ग होता है वो सम लगा होता है। सन वालों पर आपने इसको नहीं जाना है। ठीक है। तो ऐसे वाले शब्द जहां ऊपर आपकी बिंदी लगी है, जैसे संस्कार है, संपर्क है, संभव है, संगम है, संग्राम है, इन सब में आपका क्या होता है, हमेशा सम उपसर्ग होता है। ठीक है। संकल्प शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अभी हमने बात करी, जहां पर ऊपर बिंदी दिखे, तो जैसे यहां पर दिख रही है संकल्प, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सम आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस में कु उपसर्ग नहीं लगा है। तो किस में नहीं लगा है, देखिए मार्ग के साथ कु जोड़ दिया कुमार्ग, पथ के साथ जोड़ दिया कुपथ, पुत्र के साथ जोड़ दिया कुपुत्र,
कुसुम जो है अपने आप में एक नाम है, ये अलग इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर इसमें उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है? तो इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है? अभाव में लगा है। भाव धन आ था ना, आधन भाव, तो यहां पर जो आगे वाला है ये आपका क्या है? उपसर्ग है। यहां पर अब लगा है, यहां पर अभी लगा है, यहां पर आपका अन लगा है। आ पूछा है, आ केवल यहां लगा है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं उपसर्ग में, बस कभी कभार कोई और डिफिकल्ट शब्द आपको डाल देता है। उनको आप तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपने इस तरीके के क्वेश्चनों को यहां पर देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है आपका? इसमें आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। प्रति के बारे में हमने बात करी, प्रत्येक, प्रतिमान, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिज्ञा, इन सब में आपका प्रति उपसर्ग होता है, ठीक है। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो परामर्श में इसमें आपका प्रा उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे शब्द हैं ये सारे के सारे, जैसे परामर्श हो गया, अधिकारी हो गया, जो हमने ऊपर देखे आपके, संकल्प हो गया, संस्कार, ऐसे शब्द आपसे बहुत बार आते हैं परीक्षाओं में। तो परामर्श में आपका प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अधिकारी में आपका अधि उपसर्ग लगा हुआ है, और अधि उपसर्ग आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको ये देता है, जैसे अध्यक्ष में कौन सा लगा है और अध्यात्म, ये दोनों बहुत बार आते हैं अधि के साथ, ठीक है। तो अध्यक्ष और अध्यात्म में आपका अधि उपसर्ग होता है, ठीक है, अधिकारी के जैसे। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो किस में नहीं लगा है? अनुज में नहीं लगा है, ठीक है। अनुज में आपका अनु उपसर्ग है, ठीक है। तो यहां पर आ नहीं है, अनु है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो कहां पे लगता है? तो उपसर्ग आपके किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है हमेशा, ठीक है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ऊपर हमने बात करी, अधि उपसर्ग है। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो हम इसको ऊपर कर चुके, जहां पर आपको बिंदी आएगी जिसमें आपका सम वाला होता है, ठीक है। संग्राम, संकल्प, संघर्ष, जो हमने सारे ऊपर देखे थे। संस्कार हो गया, संपर्क हो गया, संभव हो गया, संगम हो गया, संग्रह हो गया, ये सब आपके किस में होते हैं? सम उपसर्ग में होते हैं। आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ऊपर हमने जोड़ा था ना गमन के साथ, कौन सा वाला जोड़ा था? आ जोड़ा था, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अतीन्द्र में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो अतीन्द्र में आप अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, अति धन इंद्रिय, ठीक है। तो अति क्या है? यहां पर आपका उपसर्ग है। बा उपसर्ग किस में है? अब देखिए, जो बा उपसर्ग है ये भी बहुत बार रिपीट होता है परीक्षाओं में। पहली चीज जो आपको याद करनी है, बा उपसर्ग आपका उर्दू का एक उपसर्ग है, ठीक है। ये हिंदी और संस्कृत का नहीं है, ये उर्दू का है। उर्दू में बा से रिलेटेड आपके 3-4 उपसर्ग हैं, जैसे एक बा होता है, एक बा होता है, ठीक है, एक होता है बद, इसके अलावा एक होता है बे, और एक होता है आपका बर। तो इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, इनके क्वेश्चन बन जाते हैं। बा कहाँ पर है, बा वाला कहाँ पर है, बद कहाँ है, बे कहाँ है, और बर कहाँ है। देखिए यहाँ पर पूछा है बा उपसर्ग किस में लगा हुआ है? तो दौलत के साथ बा जोड़ा है, तभी तो बदौलत बना है, तो इसी में लगा हुआ है। बदबू की बात करें तो यहां पर बद उपसर्ग है, बदहजमी में भी बद है, बदनाम में भी बद है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको अलग करके देखेंगे, दनाम कोई शब्द नहीं होता, अगर हम बा को अलग कर दें, दनाम कोई शब्द नहीं होता, हमें बद को अलग करना पड़ेगा तो ही कोई शब्द बनेगा। तो जैसे ही हमने बात करी थी, जो मैं ऊपर आपको बताते हुए आ रहा हूं, अगर आप इनको अलग अलग करते हैं, पीछे वाले को अगर आपने अलग करा और उसका कोई निरर्थक शब्द नहीं है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर शब्द है, तो आगे वाला जिसको हमने अलग किया है वो उपसर्ग होगा। तो हमने यहां से बद को अलग किया, बदनाम हो गया, बदहजमी में से बद को किया, तो यहां पर आपका ये भी उपसर्ग है। कौन सा वाला? बद वाला, ठीक है। तो इनको आपने याद करना है। बा से बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को देख लीजिए जो आपके पेपर में आ चुके हैं। एक आता है आपसे बनाम, इसमें कौन सा उपसर्ग है? बनाम में ब उपसर्ग है। बदौलत है, बदस्तूर है, बगैर, इन सब में ब उपसर्ग लगा है।
एक होता है ये वाला ब, ये किस में लगा है? तो बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बमौका, बमुश्किल, इन सब में ब लगा हुआ है। ठीक है। एक हमने बात करी बद की, तो बद के तो हमने देख ही लिए यहाँ पर ऑप्शन। इसके अलावा जो बदमाश होता है, बदसूरत, बदकिस्मत, बदमिजाज, बददुआ, बदनसीब, इन सब में आपका बद लगा होता है। आप इनको पहचान जाएंगे जैसे ही आप इनको देखेंगे प्रैक्टिस के बाद। ठीक है। एक होता है बे, ये भी आपका उर्दू का है। इसमें आपके कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़, बेचैन, बेवजह, बेहोश, बेखबर, इन सब में बे उपसर्ग लगा है। ठीक है। और एक होता है आपका बर, बर में क्या होता है? जैसे बर्खास्त, बर्दाश्त, ठीक है, बरकत, तो इस तरीके के शब्द हैं। मेन जो मकसद था यहाँ पर आपको सारे जो ये बा वाले थे उपसर्ग थे, ये बताने का कि आपको सारे बा वाले एक साथ याद हो जाएं कि सारे के सारे उर्दू के होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? देखिए, दुकाल में हमने जोड़ा है दू को, हमने इसको अलग किया, इधर हमने दू अलग किया, इधर हमने काल अलग किया। दुका में जो ये दू है, ये आपका हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये किस भाषा का है? हिंदी भाषा का उपसर्ग है। इसका अलग शब्दों की अगर हम बात करें तो दू से कौन कौन से बनते हैं? दुबला, दुलारा, दुबारा, दुशाला, ये सारे आपके दू से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, तो दू आपका हिंदी का है। निम्न में से उपकार शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो ऊपर कर चुके हैं, उपकार में आपका उप उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से थे उपकार के? उपमंत्री था, उपहार था, उपभोग था, उपदेश था, सारे के सारे। ठीक है। सुशिक्षित में उपसर्ग बताइए। तो इस तरीके के काफी सिंपल होते हैं। शिक्षित को अलग कर देंगे तो क्या बचेगा? सु बचेगा यहाँ पर। ठीक है। 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखिए, 19 शब्द की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो आपका उपसर्ग लगा है वो ये वाला उन लगा है। ठीक है। इस वाले उन का मतलब होता है एक कम। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा उपसर्ग है? उन लगा है। 19 हो, 29 हो, 39 हो, 49 हो, 59 हो, जिसमें भी हो आपका कौन सा होगा? उन होगा। इस उन का मतलब होता है एक कम। ठीक है। चलिए, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्याशा शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे प्रतिधन आशा। तो प्रति क्या है आपका? उपसर्ग यहां पर हो जाएगा। ठीक है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरात्मा में हम देख चुके हैं आपका दुर उपसर्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिध्वनि नाम से ही पहचान जाएंगे, प्रति यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? तो सदाचार में आपका सत उपसर्ग यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, सत धन आचार सदाचार, तो यहां पर आपका क्या है? सत उपसर्ग लगा हुआ है। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो ऊपर मैंने आपको बताया था, अति के हमने इंपॉर्टेंट शब्दों को देखा था, तो ये रिपीट होते हैं, ये अलग अलग एग्जाम में आए हैं, इसलिए आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो अति यहां पर लगा हुआ है। अति के कौन कौन हमने देखे? अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार, अत्यंत, अतियुक्ति, ये सारे के सारे क्या हैं? अति से बने हुए हैं। समादर और संरक्षण में उपसर्ग कौन सा होगा? तो समादर और संरक्षण, इसमें आपका कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग होगा, जैसे हमने ऊपर बात करी थी। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रति उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो आप देखते ही पहचान जाएंगे, सब में आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा है? तो अध्यक्ष को ध्यान रखना, हमेशा आपसे पूछा जाता है, इसमें आपका डी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न शब्दों में से उपसर्ग को पहचानिए। तो इनमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखते ही आप पहचान जाएंगे, अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इनमें आपका कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन ए। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो अति हम कहते हैं ना कि अति हो गई है, इसका अर्थ क्या होता है? अधिक होता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें हिंदी का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? देखिए, हमने ऊपर बात करी थी उन के बारे में। उन आपका जिसका अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 39, 59, 49, इसमें आपका ये कौन सा है? ये हिंदी का है। ठीक है, उन आपका हिंदी का होता है। हमने ऊपर बात करी कु के बारे में, कु या क, ये आपके किसके होते हैं? हिंदी के उपसर्ग हैं।
उपमा में जो ये उप लगा हुआ है, उप जो होता है ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसको आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो ऊपर हमने कर लिया उतधनचारण, उच्चारण। ठीक है, अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिशाप में आपका अभी लगा हुआ है। दुस्साहस शब्द में प्रत्यय बताइए। अब देखिए दुस्साहस शब्द में उपसर्ग होगा, यहां पर प्रत्यय नहीं होगा। दुस्साहस में आपका दुस उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा था दुर और दुस दोनों के मैंने आपको एक साथ बताए थे। तो दुस्साहस में आपका दुस लगा हुआ है, जैसे दुष्चरित्र में लगा हुआ है, जैसे दुष्कर्म में लगा हुआ है, इस तरीके के शब्दों में। ठीक है, अध्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा होगा। तो अध्यागत, तो अधिधन गत अध्यागत, अधि यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बहिर्मुखी में आपका जो बहिर है ये उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन सी। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो परा के हमने कई सारे शब्दों को देखा ऊपर, जिसका जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है उल्टा या पीछे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। परा से जैसे हमने बात करी ना, जय के साथ जोड़ा तो पराजय। ठीक है, हमने पराक्रम के साथ इसको जोड़ा, पराजित के साथ हमने इसको जोड़ा, तो ये इसका अर्थ होता है उल्टा या फिर पीछे। ठीक है, नेक्स्ट है अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अति धन आचार अत्याचार। ठीक है, तो अति यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो शुरुआत में बात करी थी प्रतिधन एक, तो प्रति क्या है यहां पर उपसर्ग है। ठीक है, प्र को टिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्र को अलग करेंगे तो आपको फिर इसको अलग करना पड़ेगा तयेक, तो ये कोई शब्द नहीं होता। तो आप इसको क्या करेंगे प्रति और इधर आप करेंगे एक। ठीक है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर आपको बिंदी दिख जाए आपको सम को जोड़ना है, ऑप्शन बी। ठीक है, संग्राम में उपसर्ग बताइए, ऑप्शन ए सम। ठीक है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो उपसर्ग रहित शब्द अगर हम देखें, विदेश में वी लगा हुआ है, सुयोग में शु लगा हुआ है, अत्यधिक में अति लगा हुआ है। अब ऊपर हमने अत्यधिक की बहुत बार प्रैक्टिस करी, सुयोग को हमने बहुत बार देखा, तो आपको ये याद हो जाएंगे कि ये तो मैंने प्रैक्टिस करी है, ये तो उपसर्ग हैं इनमें, आपको चेक भी करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट नाम आएगा सुरेश का, इस पे उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो बेइंसाफी, फिर से इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, एक तरफ होगा बे, दूसरी तरफ होगा इंसाफी। तो बे क्या है आपका यहां पर उपसर्ग है, और किस भाषा का है, उर्दू का है। बा या वाला, इसके अलावा बद। ठीक है, बे और बर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, उर्दू के हैं। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। तो अतीव शब्द की अगर हम बात करते हैं, इसमें उपसर्ग अति लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी जो आपके उपसर्ग होंगे वो बड़ी मात्रा के साथ नहीं होते हैं। जैसे यहां पर ये अति दिया है, बड़ी मात्रा के साथ कभी भी नहीं होता है। जो भी आपके उपसर्ग होते हैं, चाहे अगर हम कु की बात करें तो कु हमेशा छोटी वाली मात्रा के साथ होगा, कुपुत्र, कुयोग, इस तरीके से। ठीक है, कभी भी ये वाला उपसर्ग नहीं होगा। इसी प्रकार सुयोग, सुपुत्र हमने पढ़ा, तो वहां पर भी छोटी मात्रा ही होती है। उपसर्गों में हमेशा आपकी छोटी मात्रा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो निर्वाह में आपका निर उपशब्द लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निर उपसर्ग से आपके कैसे कैसे शब्द बनते हैं, देखिए निरपराध, निराकार, निर्गुण, निरक्षर, निर्जन, ये सारे के सारे आपके किससे बने हुए हैं, निर से बने हुए हैं। निर भी संस्कृत भाषा का ही एक उपसर्ग है। इससे जो ये दो बने हैं, निरक्षर और निरंजन, ठीक है, ये दोनों आपसे बहुत बार आते हैं। निर्जन, ठीक है, निर्जन, ये बहुत बार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने याद करना है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो चिरायु में अगर हम बात करें तो चिर धन आयु चिरायु। ठीक है, अगर आप इसका विच्छेद करेंगे चिर धन आयु, तो पीछे वाले का मतलब निकल रहा है, पीछे वाला अपने आप में एक प्रॉपर शब्द है, निरर्थक नहीं है। आगे वाला क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो चिरायु में ची आपका यहां पर क्या है, चिर आपका क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी रिवीजन सीरीज का, आज हमने 11वां पार्ट कवर किया।
कुछ हमने उपसर्गों को यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उपसर्गों की पहचान हुई होगी। मेन जो मकसद इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपको कुछ ऐसे विशेष शब्द आपकी नज़रों में आ जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर जाएंगे कि ये उपसर्ग होते हैं या ये उपसर्ग नहीं होते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं शब्दों को रिपीट करके वो आपके लिए क्वेश्चन बनाकर लेके आता है परीक्षा में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।